हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग इतिहास में आज हम लोग अध्याय 7 को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मौर्यकालीन शासक, तो मौर्यकालीन शासक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मौर्यकालीन शासक। तो आइए हम लोग मौर्यकालीन शासक में सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य में क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश यानी कि सबसे पुराना डायनेस्टी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा मौर्य। मौर्य डायनेस्टी ये सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मौर्य। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य राजवंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व के लगभग चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश की अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम सम्राटों में से एक हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतियों के इतिहास के पृष्ठ में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। उसका उदय वस्तुतः इतिहास की एक रोमांचकारी घटना थी। फिर क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया नोट में कि बिंदुसार जो कि अशोक कुणाल मौर्य वंश का शासक था तथा अग्निमित्र ये शुंग वंश का शासक था, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा और उसका उत्तराधिकारी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया था, तो ये मौर्य वंश के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मौर्य वंश के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो कौन एक मौर्य वंश का शासक इसमें से नहीं है, तो अग्निमित्र ये जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अग्निमित्र। बिंदुसार, कुणाल और अशोक ये मौर्य वंश के शासक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने चौथी पांचवी शताब्दी में किया था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलदीन की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ से नंद वंश के पतन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस या धुंडीराज ने टीका लिखी है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो कि निम्न कुल का था। ब्राह्मण साहित्य यानी कि पुराण शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की कथा वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। तो किस पुस्तक में ये कहा गया है, तो ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा विशाख दत्त के ग्रंथ में। विशाख दत्त के ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा विशाख दत्त के। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो विषय वस्तु है वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा किया गया था।
तो ये विलियम जोन्स के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एपियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, फ्लिकार्क ने सेंड्रोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोस ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इन्होंने मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक पालीब्रोथा की पाटलिपुत्र के रूप में पहचान की है। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त के भेंट का उल्लेख किया है। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार सेल्यूकस को दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस ये किसे कहा गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण करके और अधिकार कर लिया? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है। प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए थे। 500 युद्धक हाथी दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा जस्टिन के द्वारा किया गया है। जस्टिन के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा जस्टिन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता था। उसने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार विजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला था। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान सीमा से लेकर के दक्षिण वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सुपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। सीरिया के शासक सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नोट में इसमें दिया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट इसका। इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेल्यूकस किसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था? किसको भारतीय राजा ने हराया था? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा, ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? ये कहाँ से शासन कर रहा था? तो ये सीरिया से शासन कर रहा था। सीरिया से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सीरिया से शासन कर रहा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज ये जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में हेरात, कंधार, मकरान तथा काबुल प्रदेश प्रदान किया था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भी संभवतः ईसा पूर्व 304 में 304 से 299 के बीच चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने भारत में रह करके अपने अनुभव को अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया है। नोट में दिया गया है इसमें
कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती यूनानी लेखकों ने जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस तथा जस्टिन ने रचनाओं में उदाहरण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेगास्थनीज राजदूत था, तो मेगास्थनीज दूत था, ये किसका था? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा, ये सेल्यूकस का था। सेल्यूकस का था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सेल्यूकस का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक क्या था? तो इसका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मेगास्थनीज था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा इंडिका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा, ये थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा भद्रबाहु। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली और भद्रबाहु को अपना गुरु माना। उसके शासनकाल में अंत में भीषण अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कि मैसूर में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि यानी कि उपासना पद्धति, इसे हम लोग संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? तो श्रवण बेलगोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट शासक है बिंदुसार। बिंदुसार ये नेक्स्ट शासक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो अमित्रघात की संज्ञा ये बिंदुसार को दिया गया है। बिंदुसार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बिंदुसार को दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने एथेनियस ने उसे अमित्रोकोडीज, स्ट्रैबो ने अलित्रोकेडेस कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। यह उसकी उपाधि थी। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहासेन कहते हैं। दिव्योदान में बिंदुसार के समय में होने वाले विद्रोह का वर्णन मिलता है। तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अवंती प्रदेश का राज्यपाल अशोक था। उसने युद्ध को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक के तक्षशिला पहुंचने पर वहां के निवासियों ने कहा कि वे सम्राट के विरुद्ध नहीं हैं, किंतु दृष्ट अमात्यों के विरुद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीमोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा, ये आया था डाइमेकस। डाइमेकस आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा डाइमेकस आया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शनल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो ये अवंती का था। अवंती का था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा अवंती का था। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा तक्षशिला में। तक्षशिला में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा तक्षशिला में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है
क्वेश्चन नंबर 32 में कहा अच्छे क्वेश्चन नंबर 32 इसमें नेक्स्ट शासक है अशोक महान। तो अशोक महान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में अशोक का शासनकाल था। तो भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये था 273 से लेकर के 232 बीसी तक था। 273 से 232 बीसी तक। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की थी। अशोक की लघु शिलालेख यानी कि मास्की, ये जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है मास्की। गुर्जरा, ये जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेतुर उडयगोलम, ये जो कि बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। तो सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक अशोक नाम पढ़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा, ये मिलता है मास्की में। मास्की में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मास्की में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ये गुर्जरा में। गुर्जरा में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गुर्जरा में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामों का उल्लेख किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो गुर्जरा ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा अशोक के निट्टूर अभिलेख यानी कि निट्टूर अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशोक के निट्टूर अभिलेख में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रियदर्शी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य वंश के शासक अशोक ने अपने शासन के प्रारंभ वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है, इसके आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक यह कहा जाता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। अशोक अभिलेखों में अशोक को सर्वत्र देवनामपीय दस्यु देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। इन उपाधियों में इसकी महत्व सूची होती है। अशोक के अलावा देवनामपीय की उपाधि उसका पौत्र दशरथ तथा श्रीलंका के शासक तिस्य ने भी धारण किया था। तो देवनामपीय किसके द्वारा धारण किया गया था? तो अशोक के द्वारा धारण किया गया था और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा भी धारण किया गया था। और ये जो श्रीलंका का शासक था तिस्य, इसके द्वारा भी देवनामपीय की उपाधि धारण किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय की उपाधि के रूप में किया गया है? तो ये अशोक का है। अशोक का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर होगा ये देवनाम पीय की उपाधि में। देवनाम पीय की उपाधि में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है देवनाम पी की उपाधि धारण की है। तो देवनाम पी की उपाधि धारण किया है, किसने किसने धारण किया है? ये अशोक के द्वारा धारण किया गया है और दशरथ के द्वारा धारण किया गया है। इसमें पहला दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कि कश्मीर का संस्थापक था? क्वेश्चन नंबर
41 का इसमें राइट आंसर होगा राजतरंगड़ी में। राजतरंगड़ी में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा राजतरंगड़ी में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफाओं में अजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा श्री क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में प्राप्त होता है, किस रॉक एडिक्ट में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा शिलालेख 13 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रोमिला थापर का विचार है कि कलिंग अशोक के समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि से उसे समृद्ध व्यापार पर भी था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। 13वें शिलालेख में इस युद्ध का भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बना करके निर्वासित किए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी तथा इसमें कई गुना अधिक मारे गए थे। अशोक इस राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में सफल रहा तथा इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र में राजधानी इसकी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़, जो कि आधुनिक नाम इसका क्या है, धौली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, ये कहाँ से ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। ये किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन किसमें किया गया है, तो 13वें शिलालेख में किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में। तो केवल इसका दूसरा वाला ही सही है। दिव्य वंश में गलत है, दिव्य अवदान में ये भी गलत है, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख में ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका केवल दूसरा वाला ही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा 8वें वर्ष। 8वें वर्ष ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 8वें वर्ष। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था। क्वेश्चन नंबर 47 किसमें राइट आंसर क्या होगा, ये था तोसली। तोसली था, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा तोसली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन दिया गया है ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, जो कि क्या है, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। दोनों इसमें सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि मौर्य युग में अवंतीपथ था। तो मौर्य युग में अवंतीपथ क्या था, तो ये पश्चिमी प्रांत था। पश्चिमी प्रांत था अवंतीपथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पश्चिमी प्रांत था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में हमें उनके निम्नलिखित 5 प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। पहला है उद्दीचित यानी कि उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंतीपथ, यह पश्चिम प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। और चौथा है दक्षिणापथ, इसमें दक्षिण भारत का प्रदेश शामिल था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी या कनकगिरी थी। फिर इसके बाद पांचवा है
मध्य प्रदेश प्राच्य या प्रासी। इसे तत्पश्चात इससे तात्पर्य पूर्वी भारत से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगा दी गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये किस शिला अभिलेख में किया गया है? ये किया गया है शिलालेख फर्स्ट में। शिलालेख फर्स्ट में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शिलालेख फर्स्ट में। शिला अभिलेख फर्स्ट में इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख अभिलेख में पशुओं की बलि पर रोक लगाने की चर्चा करता है। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, लेकिन भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएंगे। अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में ही राज्य देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। अशोक के दो पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान यानी कि प्रजा है। अशोक आगे कहता है, जिस प्रकार अपनी संतानों के लिए कल्याण के लिए कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। फिर उसके बाद आता है नोट में दिया गया है। नोट में कहा जा रहा है कि अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित सीमांत राज्यों एवं यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी के नाम बताता है। ये सभी तमिल देश थे, जो कि शिलालेख 13 में ये दक्षिण चोल में चोर, चेर, पांड्य राज्य की चर्चा मिलती है। तो शिलालेख 13 में भी दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य राज्यों की चर्चा मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो कौन सा इसमें शामिल है? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा दूसरे और 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दूसरे और 13वें शिलालेख में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा लघु शिलालेख राज्यादेश फर्स्ट में। लघु शिलालेख राज्यादेश फर्स्ट में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी कि संतानें हैं? ये किस शिलालेख में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर होगा पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट में। पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख ये किसमें किया गया है? ये किया गया है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे लघु स्तंभ लेख को। तीसरे लघु स्तंभ लेख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मणी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। तीसरे लघु स्तंभ लेख को जारी करने वाली रानी कारुवाकी थी। अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों, राजकों और प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया है तथा अशोक ने अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अशोक अपने 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का आकरण निंदा नहीं करनी चाहिए। अशोक के 12वें शिलालेख पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा मिलती है। फिर अशोक के राज्य साम्राज्य में श्रीलंका राज्य शामिल नहीं था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था और यहाँ से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। अशोक के समय
श्रीलंका का शासक तिस्य था, उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, अशोक की ही तरह। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? ये किसमें माना है? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा, ये माना गया है तीसरे में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा तीसरे में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा शिलालेख 12 में। शिलालेख 12 में है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा शिलालेख 12 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? तो श्रीलंका से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा श्रीलंका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो कि ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा श्रीलंका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर होगा, ये बनाए थे 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने समकालीन विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की चर्चा करता है। उसमें 5 यमन राज्यों में अपने धर्म प्रचार भेजे थे। इनका मुख्य उद्देश्य सम्राट की धर्म नीति के बारे में वहां के लोगों को बताना था। यमन राज्यों के उसके प्रचारकों को कुछ सफलता मिली है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्धों एवं परिणामों की चर्चा करता है। अशोक के रुमंदेई अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक अपने 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता होने वाले चर्चा करता है एवं सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यमन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो 5 यमन शासकों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यमन शासकों का उल्लेख मिलता है? ये किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61 का इसमें राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें आपको कौन सा कथन सही है। तो पहले में कहा जा रहा है कि प्रमुख शिलालेख 13वें अशोक के कालीन अभियान के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए अनुपात को अभिलिखित करता है, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है, ये जो कि क्या है, गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रमुख शिलालेख 12 अशोक के द्वारा स्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों यानी कि धम्म महामात्रों को निर्देशित करता है, ये भी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है चौथे में कहा जा रहा है कि प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन से देश शामिल था? अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश इसमें शामिल था? तो इसमें केरल नहीं था, सतीपुत्र नहीं था, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश भी इसमें नहीं था, कर्नाटक ये जो कि इसमें शामिल था, कर्नाटक शामिल था। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कि द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल पांड्य सतीपुत्र केरल ताम्रपर्णी का उल्लेख करता है। ये उसके साम्राज्य से बाहर थे। इस आधार पर उसकी दक्षिण साम्राज्य सीमा कर्नाटक थी। विशेष तथ्य में दिया गया है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह प्रकाष्ठा
पहुंच गई थी। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 का इसमें राइट आंसर होगा चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य। चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। मकदूनिया में अशोक के समकालीन राजा कौन थे? तो ये एंटीगोन गोना पार्ट या कहा जाता है या गोना टास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारों के भेजा, जिसका उल्लेख अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में करता है। जो अशोक के समकालीन राजा थे ये निम्न है। अंतियोकस सीरिया का राजा था। एंटियोकस द्वितीय था। तुर्मै ये मिस्र का शासक। टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय था। अंतकीन मेसिडोनिया यानी कि मकदूनिया का एंटीगोनस माना जाता है। मग से तात्पर्य सीरियाई नरेश मगध से है। श्रीलंका सिंहली के नरेश तीस से था। अलिक सुंदर का तादाद में सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे एपीएस का अलेक्जेंडर तथा कुछ इसे कोरिंथ का अलेक्जेंडर मानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। ये तुर्मै कहाँ का राजा था? तो तुर्मै ये मिस्र का था। मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तुर्मै ये मिस्र का राजा था। क्वेश्चन नंबर 67 है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था। ये कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 67 का इसमें राइट आंसर होगा ये मिस्र का था। मिस्र का इजिप्ट का था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मिस्र इजिप्ट का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर होगा मौर्य शासक। मौर्य शासक ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मौर्य शासक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था। क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा तिस्य था। तिस्य था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा तिस्य था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है राज्य दिया गया है और राजा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले सीरिया। सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस थे। तो बी सही है। मिस्र के राजा। मिस्र के राजा कौन थे? तो मिस्र के राजा ये टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय थे। और मेसिडोनिया का एंटिगोनस थे। और कोरिंथ का ये अंतकीन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें बी वाला सही है और बी दूसरे का इसमें ए वाला सही है, तीसरे का इसमें सी वाला और चौथे का डी वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर नेक्स्ट है अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक के उत्तराधिकारी में इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था। तो कौन मौर्य शासक जैन था? क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर होगा संप्रीति। संप्रीति ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा संप्रीति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम ज्ञात शासक बृहद्रथ था। इसे प्रायः सभी सहमत है। विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड पुराणों में भी अंतिम शासक बृहद्रथ ही स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार इसकी हत्या ब्राह्मण वंशीय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। मौर्य शासक संप्रीति जैन मत का अनुयायी था। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैन नगर में थी। फिर दशरथ अशोक का पौत्र था जिसने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। अशोक के भांति देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रीति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 का इसमें राइट आंसर होगा ये माना जाता है किसमें? उज्जैन में। उज्जैन में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा उज्जैन में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था?
ये बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बृहद्रथ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा दशरथ ने। दशरथ ने, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दशरथ ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 75 में इसमें दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये जो कि सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, दूसरा सही है। बिंदुसार, बिंदुसार ये जो कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तीसरा सही है। अशोक जो कि ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, पहला सही है। चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चौथा सही है। तो ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त जो कि सेंड्रोकोटस कहा जाता है, बिंदुसार अमित्रघात कहा जाता है, अशोक प्रियदर्शी कहा जाता है, चाणक्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है कथन ए और कारण आर में। तो इसमें कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, ये गलत है। तो इसमें केवल कथन सही है और कारण इसका क्या है, गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो गया। इसका मुख्य कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धम्म विजय की अनुसरण किया तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी सारी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि उनकी सैन्य शक्ति पूर्व की भांति विद्यमान थी। फिर उसके बाद आता है कि नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी में कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन संस्कृति। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रशासन के बारे में जानते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रशासन। तो प्रशासन में क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, विष्णुगुप्त मिलता है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा है। वह इतिहास में चंद्र विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन था। कौटिल्य राजनीतिक शास्त्र का प्रकांड पंडित था और उसने राज्य शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। यह हिंदू राज्य शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। फिर उसके बाद इसके नोट में दिया गया है कि कौटिल्य को पुराणों में द्विजर्षभ द्विजर्षभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, तथा कौटिल्य जो कि विश्वविद्यालय तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य भी था। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का महान पोषक तथा भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री ये किसके थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री ये किसके थे? तो ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र ये किस विषय पर आधारित है? ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ये किसकी तुलना किया गया है? क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें राइट आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
83 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरण है, इसमें 15 अधिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 15 अधिकरण में विभाजित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है तथा राजनीतिक के सिद्धांत स्थापित करता है। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में ही प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्ष तथा उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष, राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारी को लक्षाध्यक्ष कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें दिया गया है नोट में इंपॉर्टेंट, कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा है। इसी पुस्तक में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र व्यापारिक मार्ग विषय पर मौन है, अर्थात बहुत न्यूनतम जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, जो कि सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये गलत है। आर्थिक जीवन का नहीं वर्णन करता है, ये जो कि राजनीतिक जीवन का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। तो सिक्के ढालने वाले या ढलवाने वाले अधिकारी कौन होते थे? तो ये अधिकारी होते थे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था इसको। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 है, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है। तो खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? अकारा अध्यक्ष कहा गया है। अकारा अध्यक्ष कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अकारा अध्यक्ष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ यानी कि पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें कितने तीर्थ पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है? तो 18 तीर्थ पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो न्यूनतम जानकारी ये किस विषय के बारे में मिलता है? तो ये व्यापार मार्ग के बारे में, व्यापार मार्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, व्यापार मार्ग के बारे में न्यूनतम जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णित सप्तांग की धारणा में क्या सम्मिलित है? सप्तांग की धारणा में सम्मिलित क्या है इसमें? तो इसमें राजा आते हैं, राज्य क्षेत्र प्रशासन व राजकोष आता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राजा, राज्य क्षेत्र प्रशासन व राजकोष इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण दिया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित छठवें अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इसमें राजा यानी कि स्वामी, स्वामी यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र आते हैं। अमात्य या मंत्री के अंतर्गत राज्य की सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है। जनपद के अंतर्गत जनता और भूमि आती है। कौटिल्य ने सप्तांगों की तुलना शरीर के 7 अंगों से किया है। आइए देखते हैं, जो कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा या स्वामी, ये जो कि इसका क्या होता था? सिर होते थे। अमात्य या मंत्री, ये आँख होते थे। जनपद, ये पैर होते थे। दुर्ग, भुजाएं होती थी। बल या सेना, ये मस्तिष्क होते थे। कोष, ये जो कि मुख होता था। और मित्र क्या होता था? कान होता था। फिर उसके बाद आता है, नोट में दिया गया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता है। उसका मुख्य कार्य भूमि कर को एकत्रित करना था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, जो जनजातियों, शूद्रों या दासों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंग मित्र होता है। कौन होता है? मित्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मित्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंग नहीं है? तो सप्तांग सिद्धांत के अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो धम्म, ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, धम्म। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर होगा कृषि से।
एग्रीकल्चर से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मौर्यकाल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो ये किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था? ये सीता अध्यक्ष के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सीता अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय होता है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन-कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? 95 का इसमें राइट आंसर होगा धर्म महामात्र और इसमें कंटक शोधक। धर्म महामात्रक और कंटक शोधक ये जो कि थे, पहला और चौथा इसमें सही है। पहला चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा, पहला और चौथा इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है। दीवानी न्यायालयों को धर्मस्थनीय न्यायालय और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक न्यायालय कहा जाता है। धर्मस्थनीय न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक तथा कष्टक शोधन न्यायालय के प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता है। नोट में दिया गया है कि कौटिल्य के अनुसार सम्राट सर्वशक्तिशाली होने के लिए एक शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए और अपनी सहायता के मंत्री रखना चाहिए तथा जासूस के लिए जासूसी यानी गुप्तचर रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है कौटिल्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 96 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए, ये जो कि क्या है? गलत है। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है? असत्य है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो सदस्यों की संख्या इसमें 30 होती थी, 30 होती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 30 होती थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरिक अथवा पुरमुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेश यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति उद्योग समिति होती थी और छठवीं समिति कर समिति होती थी, जो कि क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूला करती थी। इसमें नोट में दिया गया है कि मेगास्थनीज ने जिले के अधिकारियों यानी कि मार्ग निर्माण को एग्रोनोमोई कहा है। तो जिले के अधिकारियों को क्या कहा है? तो एग्रोनोमोई कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा मेगास्थनीज का इंडिका। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है, मौर्यकाल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये संबंधित थे मार्ग निर्माण के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मार्ग निर्माण के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 100 में अधिकारी दिया गया है और आधारित पद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया इसमें समाहर्त्री। समाहर्त्री ये क्या होते थे? ये राजस्व का प्रधान संग्राहक होते थे, दूसरा सही है। सन्निधात्री, सन्निधात्री ये क्या होते थे? तो ये कोषापाल होते थे, तीसरा सही है। संध्याध्यक्षा, संध्याध्यक्षा ये क्या होते थे? ये बाजार अधीक्षक होते थे, चौथा सही है। और अंतरावस्या ये जो कि महल के रक्षकों की प्रमुख होते थे, तो पहला सही है। तो ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
समाहर्ती या समाहर्ता ये जो कि राजस्व का प्रधान संग्राहक होता था। सन्निधात्री या सन्निधाता ये जो कि कोषापाल या कोषाध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष ये जो कि बाजार अधीक्षक होता था। अंतरावस्या ये जो कि महल के रक्षकों की प्रमुख होता था। नागरिक ये नगर या मजिस्ट्रेट कहलाता था। अक्षपाटलिक ये जो कि केंद्रीय लेखाकार या महालेखाकार होता था। पौतवाध्यक्ष ये जो कि मापतौल का अधिकारी होता था, पौतवाध्यक्ष। फिर उसके बाद रज्जुक ये जो कि भूमि मापक एवं भूराजस्व से जुड़ा अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष ये भूमि कर अधिकारी होता था। रूपदर्शक ये सिक्के का परीक्षण करता था। एग्रोनोमोई ये जो कि मार्ग निर्माण या मजिस्ट्रेट कहलाता है इसी को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 101 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें दिया गया है समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता था? ये संग्राहक होता था, दूसरा सही है। सन्निधाता, सन्निधाता ये जो कि कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष होता था, पहला सही है। नागरक ये जो कि क्या होते थे? तो नागरक ये होते थे नगर मजिस्ट्रेट होते थे, तीसरा सही है। अक्षपाटालिका ये जो कि केंद्रीय लेखा अधिकारी होते थे, चौथा सही है। तो ए का दूसरा, बी का इसमें पहला, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? मौर्य प्रशासन में सन्निधाता ये कोष की देखभाल करता था, कोष की देखभाल करता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कोष की देखभाल करता था। राजुक थे क्वेश्चन नंबर 103 में, राजुक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 103 का इसमें राइट आंसर होगा राजुक ये जो कि मौर्य शासन में अधिकारी भूमापन होते थे। मौर्य शासन में भूमापन अधिकारी होता था राजुक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी होता था? तौल माप का प्रभारी कौन होता था? ये होता था पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पौतवाध्यक्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 में कहा जा रहा है कि मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता। समाहर्ता ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, समाहर्ता ये जो कि राजस्व को इकट्ठा करता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासक का भाग नहीं था? क्वेश्चन नंबर 106 का इसमें राइट आंसर होगा अग्रहारिक। अग्रहारिक ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य प्रशासन में युक्त राजस्व अधिकारी प्रादेशिक प्रदेश का अधिकारी रज्जुक जनपद का अधिकारी होता था। अग्रहारिक नामक अधिकारी हर्ष के शासनकाल में होता था। तो ये जो अग्रहारी नामक अधिकारी होता था ये हर्ष के शासनकाल में होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है कि अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो प्रतिवेदक क्या करते थे? तो ये प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। प्रतिवेदक क्या करते थे? तो घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में घटनाओं की सूचना देने वाले को नियुक्त किया था तथा उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय व एवं प्रत्येक स्थान में सर्वत्र जनता के कार्यों की सूचना उसे दें। उल्लेख है कि उसके 6वें अभिलेख में ये मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है कि अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो कुमार ये कहाँ नियुक्त थे? क्वेश्चन नंबर 108 का इसमें राइट आंसर होगा तक्षशिला, तोसली, उज्जैन। तक्षशिला, तोसली, उज्जैन में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैन में इस प्रकार के कुमारों को नियुक्ति की गई थी। दिव्योदान से पता चलता है कि अशोक के पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिस्य को उपराजा नियुक्त किया था, जिसके भिक्षु होने की पर अशोक का पुत्र महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ। संभवतः उपराजा का पद प्रधानमंत्री जैसा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 109 का इसमें राइट आंसर होगा ये धौली मुख्य शिला राज्यादेश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा धौली मुख्य शिला राज्यादेश में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है धौली और जौगढ़ दोनों ही स्थान वर्तमान में उड़ीसा प्रांत के
क्रमशः पुरी तथा गंजाम जिले में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हुए हैं। यह अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित है। अशोक के अभिलेखों से हमें उसके साम्राज्य विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसकी धार्मिक नीति से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है, उसकी प्रशासनिक नीति की जानकारी मिलती है, उसके धार्मिक विचार की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा जा रहा है कि मौर्यकाल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो इसमें पर्ण पर्ण जो कि ये मौर्यकाल में प्रचलन में थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पर्ण। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम जो कि पंचमार्क के सिक्के कहलाते थे, इस प्रकार इसमें दिया गया है। कारसारपड़ या पड़ या धरड़ यह चांदी का बना होता था। निष्क या सुवर्ण यह सोने का बना होता था। मासक यह तांबे का सिक्का होता था। काकड़ी यह भी तांबे के बना होता था, छोटे सिक्के होते थे। मौर्यकाल में सिक्का ढालने के लिए चांदी व तांबे का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों की परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। पर्ण या कारसारपण सिक्का मौर्यकालीन प्रधान सिक्का था जो राजकीय मुद्रा एवं विनिमय था, जो कि 3.5 ग्रेन यानी कि 56 ग्रेन का था। 56 ग्रेन या 3.5 ग्राम का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है। कारसारपण किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो कारसारपण ये किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये वस्तुएं खरीदने के लिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे, तो ये पंचमार के सिक्के कहलाते थे। पंचमार के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि मौर्यकाल के शासन में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? तो चांदी और ताम्र। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। सिल्वर एंड कॉपर का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था। तो रूपदर्शक नामक जो अधिकारी होता था, ये होता था सिक्कों का परीक्षण करता था। सिक्कों का परीक्षण करता था रूपदर्शक अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है समाज। आइए देखते हैं समाज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 116 में कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया था? तो भारतीय समाज को 7 समूहों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 7। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य काल आते आते वर्ण व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए, जिसका आधार जन्म था। यूनानी लेखकों के विवरण से जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की सूचना मिलती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख करता है, जो निम्न है। दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यूनानी एवं रोम के दासों की अपेक्षा भारत के दासों की दशा अच्छी थी। नोट में दिया गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका हालांकि मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण परवर्ती यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के लेखों में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन की विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये किसमें उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 117 का इसमें राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से किस स्रोतों में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, ये कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपाय का उल्लेख है? तो अकाल से निपटने का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो अकाल से निपटने का उल्लेख जो किया गया है, यह किया गया है
शहबाजगढ़ी अभिलेख में, जो कि गलत है। मास्की अभिलेख में, ये भी गलत है। सहगौरा ताम्रपत्र, ये जो कि सही है। महास्थान अभिलेख में, ये भी सही है। तो इसमें तीसरा और चौथा क्या है? सही है। तीसरा और चौथा सही है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है, तीसरा चौथा, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सहगौरा ताम्रपत्र यानी कि गोरखपुर तथा महास्थान बांग्लादेश के बागौर बोगरा जिले में स्थित है। अभिलेख में अकाल से निपटने के उपाय, अन्न भंडारण रखने का उल्लेख है। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में राहत कार्य के लिए गंधक यानी कि काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? क्वेश्चन नंबर 120 का इसमें राइट आंसर होगा ये सहगौरा ताम्रपत्र में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, अदेव मात्रक भूमि क्या थी? अदेव मात्रक भूमि क्या है? क्वेश्चन नंबर 121 का इसमें राइट आंसर होगा कि वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो सके उसे अदेव मात्रक भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य ने एक अच्छे जनपद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए, वह अदेव मात्रक हो, अर्थात ऐसी भूमि कि उसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो सके। मौर्यकाल में भूमि को सबसे पहले जोतने वाले अधिकारी होते थे, जिसे भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। मौर्यकाल में द्रोण अनाज मापने की इकाई होती थी। मौर्यकाल में अनाज को मापने के लिए द्रोण का उपयोग किया जाता था, जबकि वर्तन भूमि के मापन की इकाई होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है, द्रोण एक माप था। द्रोण एक क्या था? माप था। तो क्वेश्चन नंबर 122 के इसमें राइट आंसर होगा ये अनाज के लिए ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा अनाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 है कि भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? 123 का इसमें राइट आंसर होगा कि भूमि को सबसे पहले जोतने वाले अधिकारी होते थे। भूमि छिद्र न्याय ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, ये पाटलिपुत्र का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता था। यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्भरहाल एवं बुलंदी बाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है तथा चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में स्थित है, जो मृदभांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी मिली हुई है, जो अशोक का शिलालेख पर उत्कीर्ण है। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत थाना जिले में स्थित एक खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है। जौगढ़ का प्रशासनिक केंद्र समापा था, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है? क्वेश्चन नंबर 125 का इसमें राइट आंसर होगा ये कुम्हार या कुम्हार और बुलंदी बाग ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 126 का इसमें राइट आंसर होगा ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन नंबर 127 के इसमें राइट आंसर होगा कालसी ये अशोक के शिलालेख के कारण है फेमस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि सोपारा कहाँ स्थित है? सोपारा ये कहाँ पे स्थित है? ये सोपारा महाराष्ट्र में है। सोपारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 129 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जौगढ़ ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा जौगढ़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि मौर्यकाल में क्वेश्चन नंबर 130 का इसमें राइट आंसर होगा कि मौर्यकाल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई। मौर्यकाल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक का
युद्ध और हिंसा से मोह भंग हो गया। उसने हिंसा यानी कि मानवीय एवं पाशविक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि राज परिवार हेतु बनाए जाने वाले सामीस भोजन हेतु निर्धारित मात्रा में न्यून कर दी गई। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर नेक्स्ट है आर्थिक तथा धार्मिक। तो आर्थिक तथा धार्मिक को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुदर्शन झील का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। यह जानकारी शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी से मिलती है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में इसी झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। उस समय वहां का राज्यपाल तुसाप था। इसके अतिरिक्त इसी अभिलेख से इस झील के बांधों के पुनर्निर्माण की जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार के प्रशासक सुविशाख के द्वारा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि मौर्यकाल में सिंचाई सुविधा यानी कि जल संसाधन के लिए सुदर्शन झील निर्माण करवाया गया था, जो उज्जयंत एवं रेवत पहाड़ियों से निकलने वाली पलासिनी एवं सुवर्ण सिकता नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा जा रहा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? क्वेश्चन नंबर 132 का इसमें राइट आंसर होगा, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 133 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ये था वैश्य पुष्यगुप्त, वैश्य पुष्यगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन से अभिलेख में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो कौन से शासक थे? क्वेश्चन नंबर 135 का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों थे। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा और तीसरा इसमें राइट आंसर है। दूसरा तीसरा इसमें राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा तीसरा इसमें राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त धन दिया था? क्वेश्चन नंबर 136 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में, रुद्रदामन गिरनार अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत में तक था? तो क्वेश्चन नंबर 137 का इसमें राइट आंसर होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है मौर्यकाल में दंड विधान थे। तो मौर्यकाल में दंड विधान क्या था? क्वेश्चन नंबर 138 के इसमें राइट आंसर होगा काफी कठोर था। क्या था? काफी कठोर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दंड विधान अत्यंत कठोर थे। सामान्यतः अपराधों में आर्थिक जुर्माने देने होते थे। इसके अतिरिक्त मारना कैद कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों को अंग क्षतित करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबो करके मृत्युदंड दिया जाता था। इस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहां जल, अग्नि तथा विष आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें क्या दंड दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 139 के इसमें राइट आंसर होगा मृत्यु दंड दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालक को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। टैक्स छुपाने चोरी से राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होता था। खेती हल बैल की सहायता से होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
140 है कि मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 140 का इसमें राइट आंसर होगा भरूकच्छ। भरूकच्छ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा भरूकच्छ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकालीन पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह भरूकच्छ जो कि ये गुजरात एवं सोपारा महाराष्ट्र और पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति जो कि पश्चिम बंगाल था। क्वेश्चन नंबर 141 है कि मौर्यकाल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? क्वेश्चन नंबर 141 का इसमें राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है सार्थवाह किसे कहा जाता था? सार्थवाह ये किसे कहते थे? क्वेश्चन नंबर 142 का इसमें राइट आंसर होगा सार्थवाह ये व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सार्थवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थ व्यापारियों का समूह होता था और सार्थवाह व्यापारी का प्रधान होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है कि दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। तो कौन जोड़ता था? क्वेश्चन नंबर 143 का इसमें राइट आंसर होगा अजंता को पाटलिपुत्र से। अजंता को पाटलिपुत्र से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन मार्ग अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। यह मार्ग मौर्य काल में निर्मित हुआ। इसका मुख्य कारण व्यापार था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्न में से मौर्यकाल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? क्वेश्चन नंबर 144 का इसमें राइट आंसर होगा भाग। भाग ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा भाग। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकाल में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर होता था। सिद्धांतः यह उपज का 1/6 भाग था, परंतु व्यवहार में यह 25% तक हो जाता था। जैसा कि अर्थशास्त्र एवं यूनानी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि भूमिकर को भाग कहा जाता है। समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करने के तथा आय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। अशोक के रुमनदेही अभिलेख कर नीति एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक अशोक के शासन के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की तथा 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम गया तथा लुम्बिनी में अशोक की ने धर्म कर मुक्त घोषित कर दिया तथा भूमि कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया, जिसका उल्लेख रुमनदेही अभिलेख में मिलता है। नोट में दिया गया है कि डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें लुम्बिनी है, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती एवं कुशीनगर, ये जो कि इसका क्या है सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों को कुछ रियायतों की घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर 145 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी स्तंभ लेख में। लुम्बिनी स्तंभ लेख में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है ये बुद्ध के जन्म के स्थान से। बुद्ध के जन्म के स्थान से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रुमनदेही से। रुमनदेही से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा रुमनदेही से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है कि तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित में से स्थानों पर गए थे, उन्हें किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो ये किस मार्ग का अनुगमन किया था अशोक ने? तो इसमें सबसे पहले इसमें आएगा लुम्बिनी। सबसे पहले लुम्बिनी में गए थे। लुम्बिनी के बाद वे गए थे कपिल वस्तु गए थे। कपिल वस्तु के बाद वे गया में गए थे और गया में के बाद वे सारनाथ गए थे। सारनाथ के बाद वे कुशीनगर गए थे। इसका जो ये सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा, छठवां। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा, छठवां एंड तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 149 का इसमें राइट आंसर होगा
ये मिलता है अशोक के। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशोक के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डियोनेसियस किसे निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 150 का इसमें राइट आंसर होगा शिव को। शिव को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा शिव को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः ये शिव एवं कृष्ण की पूजा से तात्पर्य होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक के जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था? ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 151 का इसमें राइट आंसर होगा ये फ्लिंट के द्वारा कहा गया। फ्लिंट के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा फ्लिंट। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहासकार फ्लिंट महोदय ने अशोक ने अपने शिलालेख में जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसे राजधर्म की संज्ञा दी है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धर्म के संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। बौद्ध मत के प्रति अशोक का आस्था का स्पष्ट प्रमाण रुमनदेई अभिलेख में मिलता है तथा निगाली सागर स्तंभ लेख में भी मिलता है, जबकि अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में भी बौद्ध मत के प्रति आस्था प्रमाण मिलता है। अशोक ने सिंह सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? क्वेश्चन नंबर 152 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धर्म की संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये अशोक के द्वारा कहा गया है। अशोक के द्वारा कहा गया है तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशोक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि बौद्ध में अशोक की आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है, कथन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि रुमनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली स्तंभ लेख में बौद्ध मत की अशोक की आस्था का प्रमाण देता है, जो कि ये क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि लघु शिलालेख फर्स्ट में बौद्ध मत में अशोक की आस्था का अकस्मात है, जो कि ये भी सही है। दोनों इसमें सही है, दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है? सही हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? क्वेश्चन नंबर 154 का इसमें राइट आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 155 है कि अशोक द्वारा प्रसारित धम्म क्या था? अशोक द्वारा प्रसारित धम्म क्या था? क्वेश्चन नंबर 155 का इसमें राइट आंसर होगा कि उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की प्रदान की है। इस प्रकार की है कि धम्म है साधुता, मृदुता, कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, दया दान, सुचिता, पाप रहित होना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, उचित व्यवहार आदि। इस प्रकार के अशोक द्वारा प्रसारित धम्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था थी। राजा सम्मान करना अशोक के धर्म का भाग नहीं था। अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। इतिहासकार फ्लिंट ने अशोक के धर्म को राजधर्म कहा है। वस्तुतः अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम से सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया है। नोट में कहा गया है कि अशोक ने बाबर पहाड़ियों को कटवाकर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156 है। आपको कथन ए और कारण आर दिया गया है, पढ़ के आपको बताना है कौन सा इसमें सही है।
तो ए में कहा जा रहा है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धर्म की निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता का अधिक महत्वपूर्ण थी, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि उसने संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 157 का इसमें राइट आंसर होगा राजा का सम्मान करना, ये जो कि इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 158 का इसमें राइट आंसर होगा जीवक, अजीवक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अजीवक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कथन को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि महावंश के अनुसार अशोक का झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोंथ ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया था। इसमें जो कि ये क्या है, ये क्या है, सही है। पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि दिव्योदान का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु सन्यासी बनने में समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद तीसरे में कहा जा रहा है कि दिव्योदान से यह बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रभाव में लाने वाला प्रमुख व्यक्ति समुद्र है, जो एक व्यापारी का 12 वर्षीय पुत्र था, ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा वाला सही है। पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महावंश तथा दिव्योदान बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं। महावंश में कहा गया है कि अशोक का झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर तब हुआ जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। दिव्योदान में व्यापारी से भिक्षु बनने समुद्र के नाम का एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर के अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं का उन्मुख किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व के प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 160 का इसमें राइट आंसर होगा, यह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक के यह स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित है, जो कि रुमनदेई से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर तक स्थित है। अशोक के निगाली सागर में भी यात्रा की है तथा 14वें वर्ष से कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकार दुगना करवाया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है पहले में कि रुमनदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देता है, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि निगाली सागर शिलालेख अशोक के द्वारा कोड़गमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है, ये इसमें सही है। दूसरा वाला केवल इसमें सही है, जबकि पहला वाला इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था। क्वेश्चन नंबर 162 का इसमें राइट आंसर होगा अशोक का। अशोक का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशोक का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ ने मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका काल 224 से 216 ईस्वी पूर्व में हमें ज्ञात होता है। वही दशरथ जिसने अपने पितामह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया, अजीवकों के लिए गुफाएं दान की थी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन का समर्थक था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को अपनी धम्म यात्राओं से प्रारंभ किया। उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। अशोक कौशाम्बी के संघ भेद रोकने के संबंधित आदेश में कहता है कि जो भी संघ भेद में फूट डालने की कोशिश करेगा, वह चाहे भिक्षु हो या भिक्षुड़ी, उसे सफेद वस्त्र पहन करके संघ से निष्कासित कर उसे कठोर दंड देने का विधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है
कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 163 का इसमें राइट आंसर होगा मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा। मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है कला स्थापत्य एवं शिक्षा। कला स्थापत्य एवं शिक्षा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दिया गया है पहला, इसमें तीन क्वेश्चन नंबर 165 है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अदर अदर एग्जामों में। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेखों प्राप्त हो चुके हैं जो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े थे। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज टेम्पथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में किया गया था। सबसे पहले खोज किसके द्वारा किया गया था? टेम्पथेलर के द्वारा किया गया था। और पढ़ा किसके द्वारा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 166 है कि सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसफाइव किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 166 का इसमें राइट आंसर होगा ये किया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थी? अशोक कालीन अभिलेख ये किस भाषा में थे? ये ब्राह्मणी, आर्मेइक और खरोष्टी में। ब्राह्मणी, आर्मेइक और खरोष्टी में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अशोक के अभिलेखों में 3 प्राकृतिक भाषाएं हैं। इसमें कौन-कौन सी है? प्राकृत, ग्रीक एवं आर्मेइक भाषा का प्रयोग किया गया है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी जबकि अशोक के शासनकाल में उसकी राजभाषा प्राकृत थी एवं उसके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ही खुदवाए गए थे। अशोक के अभिलेख तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में लिखा गया अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नोट में दिया गया है कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने आर्मेइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 169 है कि अशोक के शिलालेख यानी कि इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, प्राकृत भाषा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 170 है कि अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। तो कौन सी भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 170 का इसमें राइट आंसर होगा आर्मेइक एवं ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 है कि अशोक के राज्यादेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा कथन इसमें एक सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया है, पहले में कहा जा रहा है कि स्तंभलेख साम्राज्य के सभी भागों में अवस्थित थे, जो कि गलत है। राज्यादेश के उन व्यक्तिगत सारूकारों का ब्यौरा देता है परंतु साम्राज्य की घटनाओं के विषय में मौन है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि शिलालेखों पर उत्कीर्ण लेख का विषय स्तंभलेखों पर उत्कीर्ण लेख के विषय में पूर्णतः भिन्न है, ये भी गलत है। ग्रीक या आर्माइक लेख अन्य लेखों में प्रयुक्त किए गए मूल पाठ के भाषांतर या अनुवाद है, ये सही है इसका। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 172 का इसमें राइट आंसर होगा आर्माइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। आर्माइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है कि अशोक के अभिलेखों की संरचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 173 का इसमें राइट आंसर होगा ये किया गया है
4 लिपियों का प्रयोग, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में 4 लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक यानी कि यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी तथा मनसेरा पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान की लिपि खरोष्टी है, जो कि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अशोक का स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मणी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है। अनुराधापुर स्थान से प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। अनुराधापुर यानी कि श्रीलंका के खंडरों में देवनाम प्रिय तिस्य अशोक सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया घूपाराम स्तूप है। अशोक के प्राचीनतम शिलालेख यानी कि पत्थर प्राकृत भाषा में है, जो कि अशोक की राजभाषा थी। अशोक की राजभाषा थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 174 का इसमें राइट आंसर होगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, शहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 175 है कि अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 175 का इसमें राइट आंसर होगा केवल ब्राह्मणी में। केवल ब्राह्मणी में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है कि वह स्थान जहां प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। क्वेश्चन नंबर 176 का इसमें राइट आंसर होगा अनुराधापुर से। अनुराधापुर से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अनुराधापुर से। क्वेश्चन नंबर 177 है कि मौर्य सम्राट के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो कौन से शिलालेख थे? ये था खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, खरोष्टी लिपि में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख ये किस भाषा में थे? ये प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भाषा में थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है कि मनसेरा और शहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 179 का इसमें राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। ये किसका बना था चंद्रगुप्त महल? ये का महल ये लकड़ी का बना था। लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लकड़ी का बना था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। इसके चारों ओर परीक्षा यानी कि खाई बनाई गई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चहरदीवारी के प्रमाण मिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 181 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थलों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। तो कहाँ से अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? ये पाया गया है सांची से, सारनाथ से, लौरिया नंदनगढ़ से। ये तीनों जगहों से पाया गया है, जबकि अमरावती से नहीं पाया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है? सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्तंभ मौर्ययुगीन वस्तु कला के सबसे अच्छे उदाहरण है। सर जॉन मार्शल, पारसी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज जैसे विद्वान ईरानी स्तंभों की आकृति बताते हैं। अशोक के स्तंभ सांची, सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, सकीसा, बसाड़ आदि स्थानों पर पाए गए हैं। सारनाथ स्तंभ की सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हुए हैं। सारनाथ स्तंभ पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल, सिंह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सारनाथ स्तंभ पर उन 4 पशुओं के नाम कौन कौन से हैं। इसमें गज है, अश्व है, बैल है और सिंह है। उन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। अशोक के स्तंभ की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग 30 रही होगी। इसमें से 15 सुरक्षित है, अन्य नष्ट हो गए हैं। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित अवस्था में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 182 है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है। कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो इसमें गैडा, गैडा जो कि अंकित नहीं है। गैडा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गैडा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 183 का इसमें राइट आंसर होगा हाथी, अश्व, वृष और सिंह। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 185 है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़ का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 186 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्वेश्चन नंबर 186 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक गलत है। तो इसमें इन पर बढ़िया पालिश है जो कि सही है। यह अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सपाट सुंडाकार, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर के तराश कर बनाई गई, इस पर बढ़िया से पालिश किए गए हैं, वे आज भी इसे शीशे की तरह चमकते हैं। अशोक का स्तंभ वास्तु तथा क्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। इसके अधिकांश स्तंभ अपने आप में पूर्व स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार यानी कि मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना हो रहा होगा। अशोक के प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। सांची के पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। सांची के स्तूप को अशोक के सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इस अशोक के इलाहाबाद स्तंभलेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। नोट में दिया गया है कि कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित कंगनहल्ली भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। कंगनहल्ली के उद्भार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187 है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप ये सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 189 का इसमें राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 190 है अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ को जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़े में संरक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ से खदाने से निकाला गया था? कहाँ की खदानों से निकाला गया था? इसको कहाँ की खदानों से निकाला गया था? ये निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्याड़ो अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख है? ये कहाँ से है अशोक राजा का उल्लेख? क्वेश्चन नंबर 191 का इसमें राइट आंसर होगा ये कंगनहल्ली से। कंगनहल्ली से है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कंगनहल्ली से। क्वेश्चन नंबर 192 है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र ये तक्षशिला था। तक्षशिला। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तक्षशिला था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ का प्राचार्य कौटिल्य व चरक था। यह गणित, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, ज्योतिष जैसे आदि विषयों का अध्ययन अध्यापन भी किया जाता था। कौशल के राजा प्रसेनजीत भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने भी यह शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला के द्वारा मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग के लिए खुले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 193 है कि मौर्यकाल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो किन वर्णों के लिए खुले थे? ये खुले थे इसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय थी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के लिए ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है मौर्योत्तरकालीन भारत। चैप्टर नंबर 8 है मौर्योत्तरकालीन भारत। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, मौर्योत्तरकालीन भारत को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।